गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 11 अक्टूबर। तो आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वीडियो में क्या है। 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंपली बस ये 5 टास्क डेली फॉलो करना है, बिल्कुल कंटिन्यू 21 डेज तक, बिल्कुल कंटिन्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको फॉलो करने में 1% लोग ही सफल होते हैं, तो हमें उस 1% में आना है। इसको करने से फ़ायदा क्या होगा, आपका जो समस्या होता है ना कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, या फिर मेरा अच्छा सा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, तो ये सब जो समस्याएं होती हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे, ये सिर्फ 5 टास्क, तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ये मिनिमम आपको करना पड़ेगा 21 डेज तक। उसके बाद ये आपके अंदर इतना ज़्यादा बदलाव लेकर के आएगा कि आप इतने रूटीन में हो जाओगे, आपके लिए सफलता बिल्कुल यूं मतलब चुटकियों का खेल हो जाएगा, क्योंकि आप रूटीन में आ जाओगे, आपका एक टाइम टेबल रहेगा, आप अच्छे से सब कुछ कवर करोगे अपना कोर्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टास्क नंबर 4 में आप अपने दिन की योजना बनाएंगे कि मुझे आज दिन भर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 21 डेज तक। उसके बाद ये हैबिट बन जाएगा, वो आपको सफलता दिलाएगा। तो आपको डेली फॉलो करना है। और करना क्या है आपको इसी के साथ साथ कि देखिए क्या लिखा है नीचे, टोटल मार्क्स 5। आपको बिल्कुल ईमानदारी से खुद को नंबर देना है। आप अगर ये पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप कमेंट करके यहाँ पे बताओगे कि आज मुझे 5 नंबर मिला है, 4 नंबर मिला है। और यदि आपको 1 या 2 नंबर भी मिले तो ईमानदारी से बताना है कमेंट करके। आपको कमेंट करने से ये होगा कि आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी और एक आपके अंदर एक वो हो जाएगा कि मुझे अपना मार्क्स जो है वो इम्प्रूव करना है। ओके, तो इसलिए आप अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको और डबल करोगे और मेहनत करोगे और आ करके कमेंट करोगे कि हाँ मुझे आज 5 नंबर मिला है। ओके, तो ध्यान रखना है 21 डेज तक डेली फॉलो करना है। ओके, और इससे रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप खुल करके कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, अगर आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो तो। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए कोटेशन क्या है जो हम एक वीडियो में हमेशा देखते हैं। कोटेशन ये हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, हमें तैयारी करनी है, हमें नौकरी पानी है, लेकिन साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है। तो ये जो कोटेशन होता है डेली का, वो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन क्या है दोस्तों, ये कड़वा सच है। क्या है, आज लोग दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत बेच रहे हैं और फिर सेहत पाने के लिए दौलत। यानी कि यहाँ पे पहले लोग अपने जो सेहत है उसका वैल्यू न करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दौलत का वैल्यू करते हैं। तो जैसे कि अभी आप खुद को ही देख लीजिए, आप जब तैयारी करते हो तो फिर अगर आप मन से पढ़ने लगते हो, मन से तैयारी करने लगते हो, तो फिर आप सेहत पे ध्यान देना कम कर देते हो। आप एक्सरसाइज ही नहीं करते हो, आप कोई भी व्यायाम भी नहीं करोगे, या फिर आप टाइम पे खाना भी नहीं खाते हो। और जितना एक आम इंसान को एक दिन में पानी पीना चाहिए, उससे भी आप आधा या फिर कम ही पानी पीते हो। तो ये सब होता है जो हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ठीक है सोचना चाहिए कि हमें पैसे कैसे कमाना है, हमें अपनी लाइफ कैसे इम्प्रूव करना है, लेकिन उसी के साथ साथ बिल्कुल इक्वल रूप में हमें ध्यान देना है कि हमारा हेल्थ कैसा है, हमारा सेहत कैसा है। क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही वेल्थ है। यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा धन है। तो हमें दौलत के चक्कर में ये जो हमारा अपना खुद का ये जो धन है, जो हमारा शरीर, इसे खोना नहीं है। तो देखिए ये चीज़ आप कैसे मेंटेन कर पाओगे, जब आप हमारा ये टास्क फॉलो करोगे। इसमें देखिए क्या है, टास्क 3 व्यायाम किया 15 से 30 मिनट डेली, मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट डेली आप करोगे तो वो आपको एक नया एनर्जी देगा, आपके माइंडसेट को और बूस्ट करेगा। तो इसीलिए डेली व्यायाम एक्सरसाइज जरूरी होता है। वही हम बात ऊपर करते हैं और वही बात यहाँ पे भी बात हो रही है कि हमें सेहत बचाना है किसी तरह से भी। ओके, ध्यान रखना है। और ये क्या लिखा है, फिर सेहत पाने के लिए दौलत, मतलब कि अगर आप अपने यंग एज में एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करोगे तो फिर जब जैसे जैसे आपका एज ढलेगा, बुढ़ापा की ओर आप बढ़ोगे धीरे धीरे, तो फिर आपके शरीर में अलग अलग समस्याएं आती जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया है। तो इसीलिए शरीर पे ध्यान दीजिए, वरना आगे चल कर के बहुत समस्याएं आने वाली हैं। ओके, याद रहे हेल्थ इज वेल्थ। ओके, चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। तो आज का दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि
38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय खेलों की। ये कौन से नंबर का है? 38वें नंबर का है। तो इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, किस राज्य में ये आयोजन किया जाएगा? ये दोस्तों उत्तराखंड में किया जाएगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये शुरू होगा 28 जनवरी को और ख़त्म होगा 14 फरवरी को। ये बात हो रही है 2025 की। ओके, तो 2025 में ये 28 जनवरी से शुरू होगा, 14 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रीय खेल 38वें नंबर का उत्तराखंड में। ठीक है, ये दोस्तों ये आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ये भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसके द्वारा इसका आयोजन कराया जाएगा। ये भारतीय ओलंपिक संघ जो है ये भारत का है। तो इसका स्थापना कब हुआ है? इसका स्थापना हुआ है 1927 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। किसकी बात हो रही है? ये भारतीय ओलंपिक संघ की। इसकी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है भारतीय ओलंपिक संघ की? तो वो है पीटी उषा जी। कौन है? पीटी उषा जी। ये दोस्तों हमारे देश की धावक रही है। ये खिलाड़ी थी पहले, धावक यानी कि रनिंग करती थी। और ये इतनी अच्छी रनिंग करती थी ये, इसी वजह से इनको कहते थे हम लोग उड़न परी। तो उड़न परी कौन है? हमारी पीटी उषा जी है। ओके, तो बात हो रही है इसका आयोजन कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो वो है पुष्कर सिंह धामी जी है। सीएम है ये कहाँ के? उत्तराखंड के। और ये यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो वो है जनरल गुरमीत सिंह जी, यहाँ के राज्यपाल है। ये दोस्तों जो उत्तराखंड है ये पहले यूपी का ही यानी कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, पश्चिमी हिस्सा। बट इसको अलग कर दिया गया 9 नवंबर सन 2000 को। इसको अलग करके एक नया राज्य का दर्जा दिया गया और नाम रखा गया उत्तराखंड। ओके, तो ध्यान रखना है कहाँ पे होगा ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन? उत्तराखंड में होगा 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो किसकी बात हो रही है दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की बात हो रही है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। तो बताना है कि कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन। सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, ये हुआ है सी, मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है ये। यहाँ पे बस आपको ये जानना है कि मुंबई, तो मुंबई की बात हो रही है तो मुंबई के सीएम कौन है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के सीएम कौन है? तो वो है एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी यहाँ के क्या है? सीएम है। और राज्यपाल कौन है यहाँ के प्रेजेंट टाइम में? तो वो है सीपी राधाकृष्णन जी, यहाँ के राज्यपाल है। तो यहाँ पे क्या किया गया उद्घाटन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का, मुंबई में। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो मुंबई शहर है ये एक द्वीप पे बसा हुआ है, यानी कि एक आइलैंड पे बसा हुआ है। तो उस द्वीप का क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों सालसेट द्वीप। याद रखिएगा, सालसेट द्वीप। ये दोस्तों 7 द्वीपों को मिला करके ये बनाया गया है मुंबई शहर, यानी कि 7 द्वीपों को मिला करके बनाया गया है। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछे कि कौन से द्वीप पे है मुंबई, तो सालसेट द्वीप पे है। और यदि ये पूछे कि कितने द्वीपों को मिला करके मुंबई बना है, तो 7 द्वीपों को मिला करके बनाया गया है। ओके, सभी को मिला करके बोलते हैं सालसेट द्वीप। ओके, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किसकी बात हो रही है? आसियान की बात हो रही है, जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है। तो ये 21 नंबर का है। कहाँ पे इसका आयोजन होगा ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे होगा ये होगा लाओस में। कहाँ पे होगा? लाओस में होगा आसियान भारत शिखर सम्मेलन, जो कि 21 नंबर का है। देखिए दोस्तों, ये आसियान है क्या? ये जो आसियान है ये क्षेत्रीय जो सहयोग होता है, क्षेत्रीय सहयोग और जो सुरक्षा के जो मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा करने का एक ये प्रमुख मंच है, जो कि आसियान कहा जाता है। आसियान में दोस्तों प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने देश हैं? 10 देश हैं। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि कितने देश हैं आसियान में, तो 10 देश हैं। और ध्यान देना है कि इसमें इंडिया नहीं है। इंडिया इसमें आसियान का मेंबर नहीं है, बट फिर भी इसके सम्मेलन में ये भाग लेता है। तो 10 देश हैं आसियान में, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। ये आपको पता होना ही चाहिए। ये आसियान जो है इसका गठन कब हुआ था? आसियान का गठन हुआ था दोस्तों 8 अगस्त को
किस सन में हुआ था? 1967 में। और ये हुआ था गठन इसका थाईलैंड में। बट इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर अभी इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। गठन हुआ था 8 अगस्त को 1967 में थाईलैंड में, बट इसका हेडक्वार्टर इस समय है इंडोनेशिया में। यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों लाओस का। लाओस में यहाँ पे आयोजन होगा इस बार। तो लाओस की राजधानी क्या है? राजधानी दोस्तों लाओस की है, यहाँ पे देखिए बहुत ही ध्यान से, वियंतियाने। क्या लिखा है? वियंतियाने। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि लाओस की राजधानी क्या है, तो वियंतियाने और वियतनाम भी वहाँ पे होगा। तो वियतनाम तो एक देश है, ओके, और वियंतियाने इसकी राजधानी है। किसकी? लाओस की। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक सा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। और तो लाओस तो हमने देख लिया राजधानी वियंतियाने, और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है लाओस की? तो वो है कीप। क्या है? कीप है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की बात हो रही है। तो इसका स्थापना किस राज्य में किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे किया जाएगा ये किया जाएगा बी, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। बात हो रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पे? गुजरात के दोस्तों लोथल में। कहाँ पे? लोथल में। आप दोस्तों जब पढ़ते होगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, तो आप देखे होगे वहाँ पे कि वहाँ पे एक लोथल भी एरिया था, लोथल भी एक जगह था जो उस समय का पत्तन था। पत्तन यानी कि पोर्ट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसका जो परिसर बनाया गया है वहीं पे बनाया गया है। कहाँ पे? गुजरात के लोथल में। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया गया है? लोथल में, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है गुजरात की। तो गुजरात के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? यहाँ के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल जी। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल जी यहाँ के सीएम है गुजरात के। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं गुजरात की। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का स्थापना कहाँ किया गया है? गुजरात में, गुजरात के लोथल में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो किसकी बात हो रही है? एशियाई टेबल टेनिस की बात हो रही है। इसमें कांस्य पदक कौन जीता है 2024 में, ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, किसने जीता है, कौन से देश ने? तो अपने प्यारे भारत ने। किसने जीता है? अपने प्यारे भारत ने कांस्य पदक जीता है इसमें। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एशियाई टेबल टेनिस का आयोजन दोस्तों हो रहा है कजाकिस्तान में। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना, वहाँ पे हो रहा है। और ये जो एशियाई टेबल टेनिस है, इसका आयोजन कब से शुरू हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये शुरू हुआ है 1972 से शुरू हुआ है। और इस बार जो 2024 में भारत की टीम जीती है, ये किसको हरा करके जीती है? तो दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया को हरा करके ये भारतीय महिला की जो टीम है वो जीती है। और ये भारतीय महिला टीम के द्वारा जीता गया ये हमारे देश का पहला पदक है। यानी कि इसमें महिला जो टीम हमारी पहली बार जीती है कांस्य पदक। ओके, और इसी प्रतियोगिता में जो हमारे पुरुषों की टीम है, पुरुषों की जो टीम है वो भी जीती है क्या? कांस्य पदक। बट ये पहली बार नहीं है, ये लगातार तीसरी बार कांस्य पदक जीता है हमारी टीम ने। इससे पहले 2021 में और 2023 में, 2 बार पहले, और इस बार 2024 में फिर से कांस्य पदक जीता है हमारा जो पुरुष टीम है इसमें। ओके, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? कजाकिस्तान में हो रहा है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। इसकी शुरुआत हुई है कब से? 1972 से। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? नीम रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। वह किस देश के हैं? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है नीम रिंजी शेरपा। और ये पूरी दुनिया की 14 जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं उस पर चढ़ने वाले सबसे युवा यानी कि सबसे कम एज में चढ़ने वाले पर्वतारोही बने हैं। तो बताना है कि ये किस देश के हैं। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ के हैं ये है नेपाल के। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं।
और ये मात्र 18 साल के हैं, सिर्फ और सिर्फ 18 साल के। जो भी पर्वत 8000 से ऊंचा है, यानी कि जो भी पर्वत 8000 मीटर से ऊंचा है, वैसे 14 पर्वत पे ये चढ़ चुके हैं मात्र 18 साल की आयु में। 2023 में यानी कि पिछले साल ये मात्र 10 घंटे के अंतराल में 2 पर्वत पे चढ़े थे। कौन कौन सा? एक तो माउंट एवरेस्ट और दूसरा माउंट लाओत्से। इन दोनों पर्वत पे मात्र 10 घंटे के अंतराल में ये चढ़े थे 2023 में। उस समय इनकी एज अभी 18 है, तो उस समय 17 साल थी। तो ये भी इनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो कि टूटने वाला जल्दी नहीं है। तो ध्यान रखना है 10 घंटे के अंतर में दोनों पे, माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओत्से। ओके, लाओत्से ये दोनों पर्वत है कहाँ पे? ये दोनों पर्वत है नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में है ये दोनों पर्वत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? चर्चा में रही दक्षिण लोनाक झील किस राज्य में स्थित एक हिम नदी झील है? तो बस आपको ये बताना है कि ये जो झील है लोनाक झील वो किस राज्य में है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे है ये? सिक्किम में है। कहाँ पे है ये? सिक्किम में है। और ये चर्चा में क्यों है? ये जो सिक्किम में है लोनाक झील, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हिमनद है, ये हिमनद है जो ये ब्लास्ट हो गया है, फट गया है। यानी कि इसको बोलेंगे क्या? ग्लेशियल आउट बस्ट। तो ऐसा हुआ कैसे? यहाँ का जो हिमनद है वो कैसे फट गया? वो लगातार बारिश की वजह से वो फट गया। और जब हिमनद फटा तो क्या हुआ? एज ए रिजल्ट बाढ़ आ गया। बाढ़ किसकी वजह से आया? जब वो हिमनद फटा तो चारों तरफ पानी बढ़ा और वो पानी जा कर के किस में मिल गया? तीस्ता नदी में। किस में? तीस्ता नदी में। और वो बाढ़ का कारण बन गया पूरे सिक्किम में। तो ये बात हो रही है कहाँ की? सिक्किम की लोनाक झील की। तो तीस्ता नदी की बात अभी हुई है, तीस्ता नदी। तो ये भी अभी न्यूज़ में आ गई। तो हमें जानना चाहिए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से, ये कहाँ से निकलती है तीस्ता नदी? ये दोस्तों निकलती है, यहाँ पे देखिए, तसो लहामो झील से, यानी कि तसो लहामो लेक से निकलती है ये तीस्ता नदी। ये दोस्तों अपने भारत के सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, इन 2 राज्यों से होकर के पहुंचती है कहाँ पे? बांग्लादेश में। और वहाँ पे जा कर के ये ब्रह्मपुत्र नदी में मतलब मिल जाती है, ये उसकी सहायक नदी बन जाती है तीस्ता नदी। तो ध्यान रखना है, ये इसी वजह से न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ की जो हिमनद है वो फट गया है, आउट ब्रस्ट हो गया है। ओके, तो ध्यान रखना है कहाँ पे? वो सिक्किम में है, लोनाक झील। अब यहाँ पे बात हो रही है सिक्किम की। तो सिक्किम के सीएम और सिक्किम के राज्यपाल वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ के सीएम कौन है? तो वो है प्रेम सिंह तमांग। क्या है? यहाँ के सीएम है। और राज्यपाल क्या है यहाँ के, मतलब कौन है? तो वो है ओम प्रकाश माथुर जी। ओम प्रकाश माथुर जी यहाँ के क्या है? राज्यपाल है सिक्किम के। और सीएम है प्रेम सिंह तमांग। तो ध्यान रखना है लोनाक झील कहाँ पे है? सिक्किम में है, जहाँ पे हिमनद जो है वो आउट ब्रस्ट हुआ है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? एक हालिया अध्ययन के अनुसार देश में सबसे अधिक कैंसर की घटना दर किस भारतीय राज्य में है? यानी कि आपको बताना है कि हाल ही में जो अभी अध्ययन हुआ है उसमें कौन सा राज्य ज़्यादा कैंसर से प्रभावित है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कौन सा राज्य है वो है मिजोरम। कौन सा? मिजोरम है। वहाँ पे कैंसर की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं दोस्तों। ये कैंसर ये कैसी बीमारी है? ये कोशिकाओं की बीमारी है। ये कोशिकाओं की बीमारी है। इसमें होता क्या है? कोशिकाएं जो डेवलप होती हैं वो अनियंत्रित, यानी कि उसका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, वो इधर उधर बढ़ती रहती हैं। ओके, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है। यानी कि ये कोशिकाओं का एक तरह से बीमारी है। और ये ऐसा किस कमी से होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी से होता है ये कैंसर का रोग। तो ध्यान रखना है कहाँ पे इसका घटना बढ़ा है? तो ये मिजोरम में बढ़ा है। ध्यान रखना है मिजोरम। अब मिजोरम की बात हो रही है तो मिजोरम के सीएम इस समय कौन है? तो वो है लाल दुहोमा जी। कौन है? लाल दुहोमा जी। लाल दुहोमा जी हैं यहाँ के सीएम। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो दोस्तों राज्यपाल है इंद्र सेना
रेड्डी जी यहाँ के राज्यपाल हैं। मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा और राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी जी। यहाँ पे क्या हुआ है, मिजोरम में कैंसर की घटना में ये सबसे आगे है अभी हमारे देश में, मिजोरम। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, अगला है दोस्तों, किस पूर्वोत्तर राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बनाए रखने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो कहाँ पे बात हो रही है, शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाला वो कौन सा कानून बनाने वाला राज्य बना है? तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कौन सा राज्य है वो है नागालैंड। कौन है, नागालैंड। आप उम्मीद किए होंगे क्या कि नागालैंड ऐसा मतलब कानून पास करेगा, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहा है शहरी स्थानीय निकायों में? तो ये बहुत बड़ी बात है ये नागालैंड के लिए। तो इसके लिए नागालैंड को सैल्यूट करना चाहिए। और नागालैंड के सीएम के बारे में तो पक्का जानना चाहिए कि आखिर में वो सीएम है कौन जो इतना अच्छा कानून पास करवा रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ के सीएम कौन है, तो वो है नेफ्यू रियो जी। तो इनका नाम याद रखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये नागालैंड में। और यहाँ के राज्यपाल, नागालैंड के राज्यपाल कौन है, तो वो है एल गणेशन जी। यहाँ के राज्यपाल हैं एल गणेशन जी। तो सीएम नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेफ्यू रियो। कहाँ के हैं, नागालैंड में है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि नागालैंड में एक बहुत ही फेमस त्यौहार मनाया गया है, महोत्सव मनाया गया है। तो वो कौन सा था, हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव ये दोस्तों वहाँ का बहुत ही फेमस त्यौहार है। ओके, तो ये फेमस क्यों है, क्योंकि एक ऐसा त्यौहार है ये, इस त्यौहार में सभी जातियाँ एक साथ आकर के इसको मनाती हैं। और यही वजह है कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं त्योहारों का त्यौहार। हमने पिछले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, पिछले नहीं, हमने जब कवर किया था ये हॉर्नबिल महोत्सव का न्यूज़, तो वहाँ पे हमने बताया था कि इसमें सभी जातियाँ आती हैं और इसी वजह से इसको त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत ने 2024 में किस बीमारी का 100% उन्मूलन कर दिया है? तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो भारत से पूरी तरह से गायब हो गई है? तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कौन सी बीमारी है वो है डी, ट्रेकोमा। कौन सी, ट्रेकोमा। ये कैसी बीमारी है, ये यहाँ पे देखिए, ये आँखों में होने वाली बीमारी है, यानी कि ये आँख की एक बीमारी है। ओके, ध्यान रखना है, आँख की बीमारी है। और ये दोस्तों शुरू कब से हुई थी, 1950 और 60 में ही ये ट्रेकोमा शुरू हुआ था। इसमें क्या हो रहा था, आँखें में समस्या हो रही थी और आँखें आगे चल के अंधी हो जा रही थी, यानी कि अंधापन का समस्या हो जा रहा था। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सन 1963 में क्या शुरू किया था, राष्ट्रीय ट्रोकोमा नियंत्रण कार्यक्रम। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछ दे, क्योंकि अभी 100% उन्मूलन हुआ है इसका, तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि भारत में राष्ट्रीय ट्रोकोमा नियंत्रण कार्यक्रम का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1963 से हुआ था ये कार्यक्रम का शुरुआत। और इसका लक्ष्य था कि हमें ट्रोकोमा पूरी तरह से समाप्त करना है और फाइनली 2024 में जाकर के हम इसको पूरी तरह से समाप्त कर पाए हैं। और इसकी घोषणा कौन किया है, तो वो किया है WHO ने भारत की पीठ थपथपाई है कि बहुत बढ़िया, वेल डन, आपने अच्छा काम किया है। तो WHO ये क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। कब हुई थी, 7 अप्रैल को। किस सन में हुआ था, 1948 में हुआ था। और यही वजह है कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाना शुरू हुआ, विश्व स्वास्थ्य दिवस शुरू हुआ 7 अप्रैल को। अगर आपको दिवस भी आए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। तो इसी दिन स्थापना हुआ था WHO का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया, तो बनाया गया जिनेवा में, यानी कि कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में। किसका हेडक्वार्टर, WHO का, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को 1948 में। ओके, तो ध्यान रखना है ये दोस्तों। यहाँ पे भारत तो उन्मूलन कर दिया है, बट इसी के साथ साथ भारत जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में इसको उन्मूलन करने वाला कौन से नंबर का देश बन गया है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछ सकता है।
तो इससे पहले दक्षिण पूर्वी एशिया में 2 देश इसका उन्मूलन पहले कर चुके हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो नेपाल और दूसरा म्यांमार, यानी कि हमसे पहले यहाँ पे इसका उन्मूलन हो चुका है। अब हम बने हैं तीसरे नंबर के देश जो इसका उन्मूलन किए हैं। और ट्रेकोमा का उन्मूलन करने वाला टोटल इस समय 19 देश है। ओके, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इससे आपको थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि बुरा लगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।